वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे UFC 289 की। आज हम आपके सामने प्रिडिक्शन करेंगे UFC 289 का। सबसे पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि ये इस पूरे कार्ड का मैंने प्रिडिक्शन नहीं किया है, क्योंकि हर एक फाइट के एनालिसिस के लिए आपको काफ़ी सारी प्रीवियस फाइट देखनी पड़ती हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत कोशिश की अपने आप को समझाने की कि मेरे को आयरन अल्डाना और अमेंडा नूनेस वाली फ़ाइट के लिए तैयारी करना है। प्रॉब्लम यह है कि मैं इन दोनों फाइटर्स में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। एक्चुअली मैं आयरन अल्डाना में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ, अमेंडा नूनेस में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में वो ओवररेटेड है। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा और एक्चुअली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि अगर अमेंडा नूनेस गोट नहीं है तो कौन है। दोस्त, अमेंडा नूनेस गोट नहीं है तो कौन है? पहली बात तो गोट के और भी ऑप्शन है ना। अभी साइबर मरी नहीं है, साइबर के 2 ही लॉस हैं अभी तक लाइफ में। अमेंडा नूनेस को रीमैच दिया जा सकता था बट UFC ने नहीं दिया। एक कमीनापन डेना वाइट ने किया। डेना वाइट ने यह कहा कि हमने अमेंडा नूनेस के लिए एक फाइट के लिए ऑफर किया था साइबॉर्ग को। एक फाइट जो थी वो टाइटल फाइट थी, और जैसी टाइटल फाइट में आप जीतते हैं तो आपकी फाइट में 3 फाइट और ऐड हो जाती हैं। तो साइबॉर्ग वो करना नहीं चाहती थी। साइबॉर्ग वॉज रेडी फॉर 1 फाइट। तो जब तक साइबॉर्ग रेडी है ना, जब तक जिंदा है वो, तो मैं कम से कम ये तो नहीं मान सकता कि फेदरवेट का गोट कोई और है। फेदरवेट की गोट तो वो ही है। और जहाँ तक 135 वेट की बात है, मेरा मानना है कि 135 वेट में अगर आप अमेंडा नूनेस को गोट मानते हैं तो आपको बुलेट को भी गोट मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की फाइट 1-1 है। मेरी नज़र में नहीं, सभी की नज़र में, जिसको थोड़ी बहुत भी फाइट समझ में आती है सभी को पता है। अब जहाँ तक बात है 125 के डिवीज़न के अभी तक की गोट बुलेट है। 115 में 2-3 कंटेंडर है, बट फिर वापस से आते हैं। और रोंडा राउजी को भूलना इतना आसान नहीं है ना। भले ही उसका एंड बहुत बुरी तरह से हुआ, पर जब तक वो थी, राउंडा राउजी की वजह से ही आज का विमेंस MMA है। और एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई गोट हो। अभी विमेन जो MMA है वो अपने बहुत नेसेंट स्टेज में है। जहाँ पे मेंस का MMA था 2006 या 7 में, वहाँ आज वुमेन्स का MMA है। अगर हम 2006 और 7 में कहते तो हमें गोट जो है तो दिखाई देता रैंडी कटोर। तो क्या हम रैंडी कटोर को मान ले ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्योंकि वो 2006-7 में हमें नज़र आ रहा था? नहीं ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग दौर था। स्टार्टिंग के दौर में कई खिलाड़ी नज़र आते हैं जो दूसरों से बेहतर हैं, बट फिर धीरे धीरे कंप्लीट फाइटर इमर्ज होते हैं। तो गोट में या तो आप डिमिट्रियस को लेंगे या फिर जॉन जोन्स को लेंगे। रैंडी कटोर को कहेंगे कि अब ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट बट नॉट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ठीक वैसे ही अमेंडा नूनेस मेरी नज़र में तो ओवररेटेड है, पर आपको पूरा अधिकार है मुझसे डिसएग्री करने का, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव चीज़ है। तो इस फाइट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था मैं, और इसकी बाकी फाइट में भी इंटरेस्टेड नहीं था। ये कार्ड एकदम कचरा कार्ड है। डैन ईगे वाली फाइट में मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और क्रिस कर्टिस वाली जो फाइट है प्रीलिम्स में, उसमें भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। बट ये पेपर व्यू कार्ड नहीं है। अब इंडिया में तो हमारे यहाँ फ्री आ रहा है। खैर, इंडिया की टाइमिंग है 7:30 बजे, कहाँ देखना है आपको पता है। इंडिया में तो ये कार्ड फ्री में आता है, बट पूरी दुनिया में तो ये पेपर व्यू कार्ड है ना। कोई आदमी $84 कैसे खर्च करेगा यार? $84 बोले तो 8 8 64 8 चौको 32, यानी कि 6,600 के आसपास का है ये कार्ड। क्या आप लोग खर्च करेंगे 6,600? मैं आप में से कई लोग को जानता हूँ जो 6,600 नहीं, 660 खर्च नहीं करेंगे इस कार्ड को देखने के लिए। पर एक फाइट है जो इस कार्ड की जान है, और वो उसको मेन इवेंट होना था और 5 राउंड होना था। हम उसी फाइट के बारे में बात करेंगे। मैं उसी फाइट का प्रेडिक्शन करूंगा, ठीक है? तो मैं इस फाइट का प्रेडिक्शन करूं, इस फाइट का एनालिसिस करूं, इससे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है। ओके, तो बात करते हैं। पहले आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दिया। अब बात करते हैं बेनिल डैरियुश वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की। सबसे पहले मैंने आपको टाइमिंग इस फाइट की बता ही दी है, पर आपको कुछ बातें समझनी है कि ये जो फाइट है ना, ये 2 मोस्ट डिजर्विंग फाइटर्स के बीच में है। दोनों के दोनों टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं। किसी ने कहा कि टाइटल शॉट मिला था चार्ल्स को, नहीं, चार्ल्स को जो टाइटल शॉट मिला था उसमें 3 महीने के अंदर फाइट करना था, एंड चार्ल्स वॉज नॉट रेडी फॉर 3 मंथ, राइट? सो दैट्स अ डिफरेंस। एनीवेज, दूसरी बात है, ये दोनों बहुत एक्साइटिंग फाइटर हैं, इसलिए मैं ये मानता ही नहीं कि ये फाइट अगर स्ट्राइकिंग में रहेगी तो एक्साइटिंग होगी, ये फाइट अगर ग्राउंड में जाएगी तो एक्साइटिंग रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं चार्ल्स ओलिवेरा की, फिर बात करेंगे हम बेनिल डैरियुश की, हम फिर बात करेंगे कि दोनों जो है स्ट्राइकिंग में कैसे हैं, रेसलिंग में कैसे हैं, फिर हम एंड में बात करेंगे कि मैं क्या सोचता हूँ इस फाइट के बारे में।
देखिए, सबसे पहले चार्ल्स की अगर हम बात करें तो चार्ल्स की स्ट्रेंथ की जो है ना, ही चार्ल्स ओलिवेरा दिखाई नहीं देता, बट उसका आईक्यू बहुत तेज है, फाइट आईक्यू तेज है। वो केओस में बहुत तेजी से डिसीजन लेता है, राइट। दूसरी बात जो उसकी स्ट्रेंथ है वो ये है कि ही कैन टेक अ हिट, उसकी चिन इतनी बुरी नहीं है। और वन पंच नॉकआउट भी है चार्ल्स ओलिवेरा के पास। चार्ल्स ओलिवेरा सबमिशन मशीन है, यूएफसी में सबसे ज़्यादा सबमिशन चार्ल्स ओलिवेरा के नाम पे है। और चार्ल्स ओलिवेरा की ताकत सबसे बड़ी ये है कि टेक डाउन डिफेंस पे वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ग्राउंड पे जाएगा तो वो हमेशा मजबूत रहेगा। तो टेक डाउन डिफेंस चार्ल्स ओलिवेरा का अच्छा है या बुरा है, ये बिल्कुल ही इररिलेवेंट बात है यहाँ पे। और तो और चार्ल्स ओलिवेरा जो है ना ग्राउंड में इतना अच्छा है कि वो कभी कभी ना बीच में आराम कर लेता है ग्राउंड में, है ना। जैसे जस्टिन गेची वाली फाइट हो या दूसरी फाइट्स हो जहाँ पे एक दो चोट लगने, मतलब एक दो बार नॉकडाउन होने के बाद वो ग्राउंड में आता है और सामने वाले को बुलाने लगता है, उतनी देर में सामने वाला आता नहीं है, तो क्या होता है कि चार्ल्स उतनी देर आराम कर लेता है। खैर इस फाइट में वो वैसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो ग्राउंड में जाएगा तो बेनिल डेरियस उसके पीछे ग्राउंड में होगा। अब वीकनेस की बात कर लेते हैं। चार्ल्स जो है बहुत रैकलेस फाइटर है, बहुत एक्स्ट्रा रिस्क लेता है, और हर बार उसकी आदत है कि वो रिस्क लेने के बावजूद रिकवर कर लेता है फाइट से, बट कभी कभी नहीं भी करता। तो जो रिस्क है ना, ये बहुत दिक्कत कर सकती है चार्ल्स ओलिवेरा को। चार्ल्स ओलिवेरा की ये भी आदत है कि वो गेम प्लान को कभी कभी फॉलो नहीं करता है, पर आप समझेंगे कि चार्ल्स ओलिवेरा ना बहुत इंस्टिंक्टिव फाइटर है। इसीलिए चार्ल्स ओलिवेरा की जो स्ट्रेंथ है, एक मैं बताना भूल गया आपकी, चार्ल्स ओलिवेरा की स्ट्रेंथ है कि वो केओस में ना आउटशाइन करता है दूसरे लोगों को। केओस में जब लोग होते हैं तो बहुत तेज़ी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वो अपने इंस्टिंक्टिव मोड में चले जाते हैं। चार्ल्स भी अपने इंस्टिंक्टिव मोड में चले जाता है, बट जब उसके इंस्टिंक्ट बहुत शार्प और बहुत फास्ट हैं, इसलिए चार्ल्स ओलिवेरा केओस में बहुत डेंजरस है। ठीक है, चार्ल्स ओलिवेरा का मतलब जीतने का स्टाइल बहुत सिंपल है। चार्ल्स ओलिवेरा कोशिश करता है कि एक केओस क्रिएट किया जाए जिसमें सामने वाला बिल्कुल भड़बड़ा के आ जाए और आप भी वो हो, मतलब एक्चुअली टैक्टिकल कोई फाइट ना हो, बिल्कुल केओटिक फाइट हो। और अगर केओटिक फाइट होती है तो चार्ल्स ओलिवेरा विल आउटशाइन एनीबडी इन द वर्ल्ड। अब बात कर लेते हैं बेनिल दरियुश की। बेनिल दरियुश स्ट्राइकिंग अच्छी है, ग्राउंड में बहुत अच्छा है, फंकी रेसलिंग है। फंकी रेसलिंग बोले तो मैं कैसे समझाऊं को आपको, कैसे भी सबमिशन से बच निकलने के लिए अनऑर्थोडॉक्स तरीके यूज़ करता है चार्ल्स, सॉरी डेरियुश। और मेरा मानना है कि इस डिवीज़न का इस्लाम के बाद सबसे बेहतरीन रेसलर है। रेसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाइट में, आप ध्यान रखिएगा। अब जहाँ तक सबसे बड़ी रेसलिंग की पावर जो डेरियुश के पास है वो है उसका टेक डाउन डिफेंस। दोस्त ये मेरा मेरा हमेशा से मानना था कि बेनिल डेरियुश ना बहुत शानदार रेसलर है, पर जब गेमरॉट वाली फाइट हो ना, मैंने गेमरॉट वाली फाइट में प्रेडिक्ट किया था कि बेनिल डेरियुश जीतेगा, बट जिस तरीके से वो जीता है ना, जितने डोमिनेटिंग तरीके से जीता ना, इतनी तो उम्मीद मैं भी नहीं कर रहा था। ठीक है ना। जहाँ तक वीकनेस की बात है, यही दिक्कत चार्ल्स के साथ जो दिक्कत है ना, वही दिक्कत बेनिल डेरियुश के साथ भी है ना। कभी कभी ना वो डेंजरस जो है, ज़्यादा रिस्क लेता है और सामने वाले के रेंज में बहुत ईजिली चले जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका डिफेंस खराब है, बट जब आप सामने वाले फाइटर के रेंज में होते हो ना, तो पूरे समय आपका डिफेंस अच्छा रह नहीं सकता। यू ऑलवेज गिव द अदर पर्सन चांस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि स्ट्राइकिंग में कौन बेहतर है। स्ट्राइकिंग में बेनिल डेरियुश बहुत अच्छा है, उसका लेफ्ट हुक बहुत अच्छा है। बेनिल डेरियुश के जीतने के तरीके दो ही हैं, एक तो केओस क्रिएट करता है और लेफ्ट हुक मारता है, और दूसरा ग्राउंड में ग्राउंड एंड पाउंड करता है। सबमिशन भी है उसके, बट आई लाइक हिम मोर ऑन द टॉप, नॉट ऑन द बॉटम। जहाँ स्ट्राइकिंग की बात है, जैसा कि मैंने कहा कि बेनिल डेरियुश बहुत अच्छा है, बट चार्ल्स ओलिवेरा के लेवल का नहीं है। अब ग्राउंड में दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक जुजित्सु की बात है तो जुजित्सु में सबमिशन मशीन है चार्ल्स ओलिवेरा, यानी कि ग्राउंड से बॉटम से चार्ल्स ओलिवेरा बेहतर है। बट जहाँ तक रेसलिंग की बात है, बेनिल डेरियुश बेहतर है। इसीलिए चार्ल्स की आदत है ना, हमेशा वो ट्रिक करता है फाइटर्स को कि वो फाइट करते करते अगर नॉकडाउन होता है तो ग्राउंड में चले जाता है और बुलाता है, और जब तक सामने वाला नहीं आता ना तो वो आराम करता है थोड़ा। यहाँ पे वो आराम नहीं कर पाएगा कि एज सुन एज ही विल गो टू द ग्राउंड, बेनिल डेरियुश विल फॉलो हिम टू द ग्राउंड। दैट्स द प्रॉब्लम फॉर चार्ल्स ओलिवेरा। अगली बात जो, देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ ना कि चार्ल्स ओलिवेरा को जीतना है तो ये करना पड़ेगा, बेनिल डेरियुश को जीतना है तो ये करना पड़ेगा। मैं हमेशा फाइट में बोलता हूँ, बट इस फाइट में मैं क्या बोलूँ, दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर फाइटर हैं। दोनों के जीतने के तरीके एक हैं,
केओस टाइप का केओस क्रिएट करते हैं दोनों के दोनों, और ग्राउंड में दोनों मैजिशियन हैं, तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो जो जीतने के तरीके चार्ल्स के हैं दिखाई दे रहे थे मेरे को, वही जीतने के तरीके मेरे को बेनी लेरूश के दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे कि कौन कैसे जीत सकता है। ठीक है ना। देखिए, इस फाइट के बारे में मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम है, मेरा मानना है कि 70 to 80% चांसेस हैं कि ये फाइट स्ट्राइकिंग बैटल ही रहेगी। ग्राउंड पे कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी टेंशन नहीं लेगा ग्राउंड पे जाने की, और काश की ये फाइट 5 राउंड की होती। एंड में प्रेडिक्शन की बात करें, क्या बताऊँ यार, मेरा दिल चाहता है कि दोनों फाइटर टाइटल के लिए फाइट करें, मेरा दिमाग कहता है कि चार्ल्स को थोड़ा सा एज है, मेरा पैसा कहता है अगर पैसा होता मेरे पास तो मैं किसी पे नहीं लगाता यार, मैं इस फाइट को एंजॉय करता। आप भी इंजॉय करिए। प्रेडिक्शन तो मेरे को करना पड़ता है क्योंकि बहुत मतलब ज़रूरी है, बट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले करके दिया। इस फाइट को एंजॉय करिए, और कोई फाइट को आई डोंट केयर, सबने बनाया होगा अमेंडा नूनेस और आयरन अल्डाना वाला, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फाइट एट ऑल। ठीक है, बताइए आपको क्या लगा, और आई एम सॉरी फॉर अगर आपको लगा कि आयरन अल्डाना और अमेंडा नूनेस के लिए मैंने प्रिडिक्शन और एनालिसिस वीडियो नहीं बनाया। यार मैं ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था उसमें। बाकी इन दोनों में मैं खूब मज़ा आया। मैंने दोनों की 10-10 फाइट देखना चाहिए, देखता हूँ मैं। इस बार मैंने 15-15 फाइट देख डाली पिछले 2 हफ्ते में। बहुत इंटरेस्टिंग फाइटर है यार, बहुत मज़ा आने वाला है ये फाइट में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जाने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, और अगर आपके दोस्त भी इस फाइट में इंटरेस्टेड है तो उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जिंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।